हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनके आंसर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उन क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपके अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप क्लास 12 में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर सकें और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो इनका आंसर आसानी से लिख सकें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लाइक का टारगेट है मात्र 1500 लाइक का, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपको पता होगा। तो आप लोग लाइक के द्वारा जो है हमारा सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि ठोस अवस्था चैप्टर से है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। यानी कि जो आपका ग्लास होता है उसको हम अतिशीतित द्रव क्यों मानते हैं, इसका आपको रीजन बताना है। तो देखिए इसके रीजन को तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसको समझाना है हमें कैसे समझेंगे। देखिए आपको पता है क्योंकि ये ठोस होते हुए भी द्रवों के कुछ गुण प्रदर्शित करता है। जो कांच आपका होता है ये ठोस तो है लेकिन ये कुछ द्रव के भी कुछ गुणों को प्रदर्शित करता है। कैसे? देखिए द्रवों के समान इसमें प्रवाहित होने का गुण होता है। यानी कि जो आपके लिक्विड्स होते हैं जैसे जल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, तो आप लोग देखते हैं जब आप इसे कहीं रखते हैं, मान लीजिए फर्श पर गिराया, तो ये जो है प्रवाहित होने लगते हैं जल या दूध। तो उसी प्रकार से कांच में भी द्रवों के समान इसमें प्रवाहित होने का गुण होता है। इसका यह गुण पुरानी इमारतों के कांच में देखा जा सकता है। यानी कि अगर आप लोगों को नहीं लगता कि कांच को अतिशीतित द्रव, आप लोग जानना चाहते हैं कि क्यों माना जाता है, तो आप लोग जो पुरानी इमारतों में कांच के जो लगे होती हैं खिड़कियां, ठीक है, उनको आप देख सकते हैं। उसमें होगा क्या, जो तली पर कुछ मोटा होता है यह केवल तभी संभव है जबकि यह अत्यंत मंद गति से द्रव के समान प्रवाहित हो। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि जो कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, तो कांच जो है ठोस होते हुए भी द्रवों के कुछ गुण प्रदर्शित करता है। द्रव के समान इसमें प्रवाहित होने का गुण होता है। इसका यह गुण पुरानी इमारतों के कांच में देखा जा सकता है जो तली पर कुछ मोटा होता है। यह केवल तभी संभव है जबकि यह अत्यंत मंद गति से द्रव के समान प्रवाहित हो। यानी कि कोई कांच है, ठीक है, उसके सबसे नीचे कांच के जो निचला सतह होता है वो कुछ मोटा होता है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर के कुछ कांच हैं वो थोड़ा सा जो है प्रवाहित होकर नीचे आ जाते हैं, लगातार उसी अवस्था में रहने पर वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कांच को अतिशीतित द्रव मानते हैं। और ये नीचे क्यों आते हैं? क्योंकि ये अत्यंत मंद गति से द्रवों के समान प्रवाहित होते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो इसी रीजन को अगर आप लिख देंगे तो आपको फुल में फुल मार्क दे दिया जाएगा। आगे देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सहसंयोजक ठोस से क्या अभिप्राय है। कोवैलेंस जो आपके होते हैं सॉलिड, उससे आप क्या समझते हैं सहसंयोजक ठोस। देखिए डेफिनेशन पहले समझिए, उदाहरण भी मैं बताऊंगा। सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं? जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं वे सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। यानी कि ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक जो है एटम से बने हों, ठीक है। बहुत सारे जो ठोस होते हैं उनके क्रिस्टल जालक जो है बने होते हैं, तो उसी प्रकार से ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने हों वे सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। बहुत सारे ठोस हैं जिनके क्रिस्टल जालक आयन से भी बने होते हैं, ठीक है, बट जो सहसंयोजक ठोस होता है इसके क्रिस्टल जालक परमाणुओं से यानी कि एटम से बने होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2-3 उदाहरण मैं बताता हूँ। उदाहरण में आप लिख सकते हैं हीरा, ठीक है, ग्रेफाइट और सिलिका। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका आदि, ठीक है, ये सब आपके सहसंयोजक ठोस हैं जिनके जो क्रिस्टल जालक होते हैं वो परमाणुओं से बने होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आया और उदाहरण समझ में आया, तो इसी प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है एक न्यूमेरिकल जो कि विलयन चैप्टर का है। आपको पता है कि विलयन चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो उसी से है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है कि 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता है, देखिए 100 ग्राम विलायक है जिसमें विलेय के मोलों की संख्या जो है वो 1/10 है। देखिए 1/10 मोल घुला हुआ है, तो ये आपके विलेय के मोलों की संख्या दी गई है। तो देखिए आपको पहले क्या करना है, जो कुछ न्यूमेरिकल में दिया गया है उसको लिख लेना है। तो जो आपका पदार्थ है, ठीक है, या विलेय है, विलेय
के मोलों की संख्या आपको दी गई है 1/10। देखिए यहाँ पर दिया गया है 1/10। अब इसको जब हम भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.1, ठीक है, मोल। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से आपको समझना है। आगे देखिए, आपको दिया गया है विलायक का भार 100 ग्राम। तो विलायक का भार लिख देते हैं। विलायक का भार इक्वल टू आपको दिया गया है 100 ग्राम। 100 ग्राम। अब आपको ज्ञात करना है मोललता। तो मोललता हमें निकालना है। तो मोललता का एक फार्मूला होता है। मोललता इक्वल टू आपका होता है विलयन की मोललता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार। ठीक है, विलायक का भार ग्राम में या आप डायरेक्ट अगर किलोग्राम लिख देते हैं तो आपको 1000 से गुणा नहीं करना है। अगर ग्राम में लिखते हैं तो 1000 से गुणा कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमने विलायक का भार ग्राम में लिखा है तो 1000 से हमें गुणा कर देना है। तो गुणे 1000। ठीक है, अब विलेय के मोलों की संख्या हमें दी गई है 0.1। विलायक का भार दिया गया है कितना, 100। ठीक है, गुणे 1000। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको पता होगा कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो 1000 गुणे 0.1 जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 100 और नीचे 100 है ही, तो ये दोनों कट कर क्या आ जाएंगे। तो आप मोललता इक्वल टू लिख सकते हैं। मोललता इक्वल टू 100 कटेगा तो आपका आ जाएगा 1 और इसका मात्रक होगा m। ठीक है, कैपिटल M। तो ये आपकी मोललता आ जाएगी। इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ इस फार्मूले को याद रखना है कि मोललता का फार्मूला क्या होता है। विलेय की मोलों की संख्या अपान विलायक का भार ग्राम में। मोलों की संख्या हमें दी गई है, भार भी दिया गया है, गुणे 1000 कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप भार ग्राम में नहीं लेते, किलोग्राम में लेते हैं तो 1000 से गुणा आपको नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया? तो इस फार्मूले को आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए हमारा अगला आता है चौथा क्वेश्चन, जो कि है आपके किस चैप्टर से, आपका जो अगला चैप्टर है विद्युत रसायन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा संक्षेप में समझाइए कि विद्युत लेपन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए विद्युत अपघटन द्वारा कम सक्रिय धातु की कलई अधिक सक्रिय धातु पर चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा कम सक्रिय धातु, जो धातु कम सक्रिय हैं उनकी कलई अधिक सक्रिय धातु पर चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यानी मान लीजिए जो कम सक्रिय धातु है उसके ऊपर अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ाई जाए, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विद्युत लेपन। अब देखिए धातुओं की होने वाली अवांछनीय संक्षारण क्रिया को विद्युत लेपन द्वारा रोका जा सकता है। यानी कि जैसे आपका लोहा है, इसमें आपका जंग लग जाता है, ठीक है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण को हम लोग विद्युत लेपन के द्वारा रोक सकते हैं। समझ में आया? उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं क्या है। तो देखिए उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं कि लोहे की चादर, ठीक है, पर जिंक या टिन का लेप किया जाता है। क्यों? क्योंकि जिंक या टिन की सक्रियता लोहे से कम है। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए हमने क्या कहा, मैंने बताया कि कम सक्रिय धातु की कलई अधिक सक्रिय धातु पर चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। उदाहरण देखिए, लोहे की चादर पर जिंक या टिन का लेप किया जाता है। क्यों? क्योंकि जिंक या टिन की सक्रियता लोहे से कम है। ठीक है, तो कम सक्रिय जो है उस धातु की कलई अधिक सक्रिय धातु पर कराई जाती है। इसी को हम कहते हैं विद्युत लेपन। तो लोहे की चादर पर जिंक या टिन का लेप किया जाता है क्योंकि जिंक या टिन की सक्रियता लोहे से कम है। यानी कि लोहा जो है इसकी सक्रियता ज़्यादा है, इसीलिए इस पर जिंक या टिन का लेप किया जाता है, क्योंकि जिंक और टिन का सक्रियता जो है कम होता है। ठीक है, लोहे के मुकाबले। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि निम्न अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए।
यानी कि आपको बताना है कि ये कौन सी कोटि की अपक्रिया है, प्रथम, शून्य, द्वितीय, तृतीय, कौन सी कोटि की है। ठीक है, और इसके वेग स्थिरांक की इकाई लिखनी है। ठीक है, आपकी जो अपक्रियाएं होती है, शून्य कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया, इन अपक्रियाओं के हिसाब से हम उनकी इकाई यानी कि मात्रक को लिखते हैं। तो देखिए H2 + Cl2 दैट गिव्स आउट 2HCl। ठीक है, ये अपक्रिया जो है आपकी, ये अभिक्रिया, ठीक है, शून्य कोटि की है। अपक्रिया शून्य कोटि की है। ठीक है, अगर आपसे पूछे ये किस कोटि की अपक्रिया है, तो ये अपक्रिया आपकी शून्य कोटि की है, क्योंकि इसमें अभिकारक की जो सांद्रता है वो अभिकारक जो अपक्रिया का वेग है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए अभिक्रिया शून्य कोटि की है। ठीक है, और शून्य कोटि के जो वेग स्थिरांक होता है, इसका वेग स्थिरांक, इसके वेग स्थिरांक की इकाई, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स का मतलब -1, ठीक है, होती है। तो इसके वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है। क्योंकि क्रिया शून्य कोटि की है, तो शून्य कोटि की अपक्रिया का जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है वो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। तो ये था आपका 5वां क्वेश्चन। आई होप कि आपको 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इनके आंसर भी आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहे तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखकर जरूर बताएं।